हेलो फ्रेंड्स, आज मैं केस स्टडी सीरीज का दूसरा केस रिपोर्ट लेकर के आपके सामने आया हूं, जिसमें एक फार्म में एकाएक कई जानवर बीमार हो गए हैं और उनमें इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। सभी पड़े हुए हैं, चल नहीं पा रहे हैं। और इसको भी मुझे पाकिस्तान से डॉक्टर जावेद ने शेयर किया है और मेरे ओपिनियन के लिए पूछा था कि इसको उन्होंने पॉइजनिंग के लिए सस्पेक्ट किया था, क्योंकि किसान ने उनको बताया है कि वो रिसेंटली किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव उसने अभी अपने प्लांट्स में किया है, खेतों में किया है। तो उसको लग रहा है कि उसके चलते ये एकाएक इस तरह से जानवरों में समस्या आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने जब मुझे हिस्ट्री बताई तो उसमें एक तो उन्होंने पॉइजनिंग के लिए सस्पेक्ट किया था, लेकिन इसे डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। उन्होंने फिर से उससे हिस्ट्री ली, तो उसने एक और हिस्ट्री दी कि उसने इन सारे जानवरों को उसी दिन आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी दिया है। तो ये दो चीज़ों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये आइवरमेक्टिन की पॉइजनिंग है या आइवरमेक्टिन का ओवरडोजिंग है या ये पेस्टिसाइड जो खेतों में यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं, उनका पॉइजनिंग है। तो उसको मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, कैसे आप पहचान पाएंगे, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से थेरापेटिक अप्रोच लेना है। तो जो सिम्टम यहाँ दिख रहा है, आप टिपिकली इस गाय को देख रहे हैं कि ये सांस लेने में इसको दिक्कत हो रही है। इसके पैर पीछे हैं, दोनों के ही पैर फ्लैसिड हैं और दोनों की आँखों को आप ध्यान से देखिए। ये जो आँखें हैं इनकी बिल्कुल रिलैक्स हैं। यहाँ पे इस बच्चिया को आप देख सकते हैं कि ये चल नहीं पा रही है, इसमें अटैक्सिया है और ये कुछ कदम चलने के बाद ही पड़ जाती है। और यहाँ जब ये यूरिनेट करती है तो ये फुल यूरिनेशन कर रही है, ड्रिप बाय ड्रिप नहीं कर रही है। एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किसी भी एनिमल में आप देख नहीं पा रहे हैं कि सलाइवेशन है, लेकिन सब अपने मसल पावर को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, खड़े हो नहीं सकते हैं। उनके सारे के सारे जो मसल्स हैं वो फ्लैसिड है, गर्दन फ्लैसिड है। इसको भी आप देख सकते हैं कि अपने गर्दन को नहीं उठा रही है, टीयरिंग हो रही है और कोई भी पैर जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, पीछे की तरफ एकदम स्प्रेड आउट है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि ये एक फ्लैसिड पैरालिसिस है। आप फ्लैसिड पैरालिसिस अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा पॉइजन होना चाहिए जो एनिमल में फ्लैसिडिटी करे। जनरली जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो फ्लैसिड पैरालिसिस नहीं करते हैं, उनके चलते मसल का कंट्रैक्शन बढ़ता है। और जो पेस्टिसाइड जो भी आर्गोनोफॉस्फोरस या कार्बामेट होंगे, उनमें जब उनकी पॉइजनिंग होगी तो जो यूरिन का आउटपुट है वो फ्रीक्वेंट हो जाता है, ड्रिबल करता है और साथ ही साथ मसल में कंट्रैक्शन दिखता है, ना कि इस तरह से फ्लैसिडिटी दिखती है। तो ये यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये ओपी पॉइजन या कार्बामेट की पॉइजनिंग नहीं है। और यहाँ पे आपको आइवरमेक्टिन को कंसीडर करना चाहिए। आइवरमेक्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी वही है कि वो हाइपरपोलराइजेशन करता है और जिसके चलते मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है और मसल रिलैक्स होने लग जाता है। तो इस चीज़ को हमने आइवरमेक्टिन पॉइजनिंग के लिए सस्पेक्ट किया और उनको और फिर से बताया हमने कि ये आइवरमेक्टिन पॉइजनिंग है। इसमें दूसरा क्लू ये है कि अगर आप आइवरमेक्टिन या फ्लैसिड पैरालिसिस जहाँ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो पीपल के साइज़ को देखना होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने भी जानवर हैं, आप देख लीजिए, ये जो आँखें हैं इनकी बिल्कुल ग्लो कर रही हैं, जो यानी कि प्यूपिल जो है फुल्ली डायलेटेड है। तो कोई भी कार्बामेट पॉइजन होगा तो उसमें जो प्यूपिल होती है पिन पॉइंट हो जाती है, डायलेशन होता ही नहीं है। तो अगर फुल्ली प्यूपिल का डायलेशन है और मसल रिलैक्स है तो या तो ज़्यादा जानवरों में हो रहा है और उसको आइवरमेक्टिन लगाया गया है। तो इस हिस्ट्री को लेकर के आपको आइवरमेक्टिन सस्पेक्ट करना है। यहाँ पे उन्होंने कंफर्म भी किया कि आइवरमेक्टिन की जो डोजिंग है वो ओवर डोजिंग की गई है। और आइवरमेक्टिन पॉइजनिंग का दूसरा रीज़न होता है, आजकल देखेंगे कि जो 3.1% वाले सॉल्यूशन आ गए हैं उनका लोग इस्तेमाल ओवरडोजिंग में कर देते हैं। और सब कट लगाने की बजाय अगर आप इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तो जल्दी से आइवरमेक्टिन ऑब्जर्व हो जाता है और टॉक्सिसिटी उसकी हो सकती है। सेम टाइम का सिम्टम और कहाँ आ सकता है, अगर आपके पास इंडिविजुअल कोई एनिमल बीमार है जो फ्लैसिड है, उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं, खड़ा नहीं हो पा रहा है,
तो एक दो जगह वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो बोटुलिज्म होगा, यानी कि जो बोटुलिनम पॉइजनिंग होती है उसमें इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, सिमिलर जैसे कि आइवरमेक्टिन में आता है। या बहुत ज़्यादा ओवरडोजिंग आइसोफ्लुपेरिडोन का आप कर देंगे तो उसमें भी सारे मसल हाइपोकैलेमिया के चलते रिलैक्स हो जाते हैं और आंखें भी ग्लो करती हैं, तो उसको आपको रूल आउट करना होगा। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो आइवरमेक्टिन लगाने की है, इसलिए ये सारे के सारे केसेस को अगर आपको मैनेज करना है तो आपको आइवरमेक्टिन को काउंटरैक्ट करना होगा। तो आइवरमेक्टिन का अगर एंटीडोट देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, लेकिन हमने उन्हें बताया कि आप फाइजोस्टिग्मीन या नियोस्टिग्मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसको काउंटरैक्ट करता है। मेन जो एंटीडोट पिक्रोटॉक्सिन माना जाता है वो मार्केट में मिलता नहीं है और उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बहुत बॉर्डर लाइन है, तो उसका इस्तेमाल कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। पिक्रोटॉक्सिन आप यूज़ ना करें, बेहतर है कि आप नियोस्टिग्मीन या फाइजोस्टिग्मीन का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप चाहें तो उसमें नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़ कीजिए, तो एनिमल में धीरे धीरे करके जब आइवरमेक्टिन मेटाबोलाइज होता है, बॉडी से पास आउट होता है, तो धीरे धीरे रिकवरी होने लग जाती है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि आइवरमेक्टिन जो पॉइजनिंग है ये कभी भी इतनी ज़्यादा मात्रा में मैमल में आइवरमेक्टिन पॉइजनिंग नहीं होने के पीछे रीज़न है कि ये ब्रेन में जाता है बट वहाँ से इफ्लक्स कर दिया जाता है। जीन होता है जो पी ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है, एक जीन जो ब्रेन में मैमल्स में रहता है और वो ब्रेन में जाते ही उसको बाहर निकाल देता है, तो ब्रेन के अंदर नहीं जाता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देनी चाहिए आपको जो पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट करता हो। तो कोई भी ड्रग आपको ऐसा नहीं यूज करना है जो पी ग्लाइकोप्रोटीन का इनहिबिटर है। उस दवा का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो टॉक्सिसिटी और बढ़ जाएगी और एनिमल में मृत्यु दर बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को आइवरमेक्टिन पॉइजनिंग को पहचानने में और दूसरे पॉइजनिंग से अगर फील्ड में ऐसा केस मिलता है डिफ्रेंशिएट करने में, इसको पहचानने में ज़रूर मददगार होगा। मैं डॉक्टर जावेद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इस तरह के केसेस को मेरे साथ साझा किया और डिस्कस। ये वीडियो ज़रूर फील्ड कंडीशन में लोगों को अवेयर करेगा, एडुकेट करेगा। तो डॉक्टर जावेद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलते चलते मैं आपको पिछले एपिसोड में मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि रुमिनेंट्स में जब टेटनस होता है तो टिम्पनी क्यों होती है, अफरा क्यों होता है, उसके पीछे कारण ये है। बहुत सारे जवाब मुझे मिले, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो मेन कारण ये है कि जो रुमिनेंट्स का एसोफेगस होता है वो स्ट्रिएटेड मसल का होता है, यानी वॉलेंट्री मसल का होता है, स्मूथ मसल का नहीं होता है, क्योंकि इनको रिगर्जिटेट करके फिर ओआर को, चारे को मुंह में लाना होता है और उसको चबाना होता है। तो इसलिए इनका जो एसोफेगस है दूसरे जानवरों से अलग होता है और वो स्ट्रिएटेड मसल का होता है। तो टेटनस टॉक्सिन जो है वो स्ट्रिएटेड मसल का स्पाज्म करता है, जिसके चलते जकड़न आती है हाथ पैर में, चेहरे में। उसी तरह से इनका जो एसोफेगस भी है वो भी कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और कंस्ट्रिक्ट कर जाने के चलते जो गैस है 1 घंटे में जो बनती है, आप देखेंगे कैटल में लगभग 60 लीटर गैस 1 घंटे में बन जाता है और वो मेनली इरेक्टेशन यानी कि डकार निकालने से निकलता है। तो जब एसोफेगस कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो डकार नहीं होगा, डकार नहीं होगा तो गैस बनता जाएगा, एक्युमुलेट होता जाएगा और अफरा बन जाता है, जिसे फ्री गैस ब्लोट कहते हैं। तो ये कारण था कि टिम्पनी जब रहेगी टेटनस में तो क्यों होगा। तो मुझे लगता है हमारे जो चैनल है आप लोगों को हर जगह मदद कर रहा होगा और फील्ड प्रैक्टिस को ज़रूर इम्प्रूव कर रहा होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।